हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2022 क्लास 9th का पेपर जो 16 मार्च को होने वाला है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वार्षिक परीक्षा 2022 का जो पेपर होने वाला है क्लास 9th का मैथमेटिक्स का 16 मार्च को, उसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 16 मार्च को पेपर होने वाला है क्लास 9th का मैथमेटिक्स, आपने इसको अलग अलग यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे कि इसका पेपर आ गया, आउट हो गया, हमने अभी थाने से ले आए हैं, अब भी हमको मिला पेपर, हमने अभी स्कूल से पेपर निकलवाया। डिफरेंट टाइप के मैसेजेस आपको मिले होंगे। टाइप के यूट्यूब चैनल पे भी आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हुए देखा होगा। तो ये कहाँ तक बात सच है इसके बारे में अगर मैं आपको ये बताऊं तो भाई देखो, हमको खुद को नहीं पता है कि पेपर लीक हुआ है या किसी ने बनाया है या फिर कहीं से इनको किसको मिला है, कहाँ से मिला है। और ये जो पूरा वायरल हो रहा है यूट्यूब चैनल पे, इसके बारे में हमें पूरी कंफर्मेशन जानकारी नहीं है। बट हाँ, जहाँ तक क्वेश्चन पेपर को देखे हैं हमने, उसको एनालिसिस किया, हमने उसको देखा अच्छे से, तो भी आपको ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से डिजाइन किया गया है। या तो आप ये कह सकते हो कि ये जो पेपर ओरिजिनल पेपर है यही है, बट 100% मैं नहीं कह सकता भाई ये पेपर वही है, पर उसके जैसे ही पूरा डिजाइन किया गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पूरे कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसको हम पार्ट वाइज वीडियो को अपलोड करेंगे चैनल पे। और हम पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक, यानी कि टोटल क्वेश्चन पेपर जो आपको डिजाइन किया गया है वह 1 से लेके 23 तक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है ये टोटली बेस्ड है ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपके हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। तो यहाँ पे मार्क्स कितने बनते हैं, यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स बन जाते हैं 32 मार्क्स। के बाद में जो आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 से है, क्वेश्चन नंबर 6 से आपके क्वेश्चन नंबर 23 तक जो है, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसका आंसर निकालना है। यहाँ पे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको 6 से लेकर 23 तक यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको फाइनली सोल्व करके आंसर निकालना होगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर का पूरा मॉडल समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो 5 तक है, इसमें आपको करना है 32 ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और फर्स्ट में आपको दिया है सही विकल्प है। सही विकल्प में आपको टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में से आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में क्या होगा। आपको एक डायग्राम दे रखा है इस प्रकार से, इसमें इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एक भाग कलर किया गया है। तब बोल रहा है इसमें से आपको बताइए ये छायांकित भाग है वो उसको भिन्न के रूप में लिखना है। यहाँ पे जो छायांकित भाग है इसका भिन्न के रूप में क्या होगा, तो बोल देना टोटल कितने हैं, टोटल 4 है। 4 में से एक भाग कलर किया गया है तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/4, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड वाले में आपको बोला गया निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, √2, √3, √5, √7 की वैल्यू आ जाती है, या तो वो संख्या के ऊपर होना या तो यहाँ पे आ जाए तब भी √2 हमारा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यहाँ पे नीचे वाली भी अगर संख्या आ जाए, अगर कोई भी संख्या है 1/√2 तो ये भी अपरिमेय संख्या है। या किसी संख्या में 1 में अगर आप अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हो तब भी ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है और ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या है, 1/√2, ये एक अपरिमेय संख्या है। और बाकी जो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको पूर्णांक संख्या मिल जाएगी, इसीलिए वो अपरिमेय संख्या नहीं होती। कोई भी पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या या रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। में आपको दिया गया है शून्य बहुपद की घात है। शून्य बहुपद की घात क्या होता है भाई, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है, इसकी घात जो होती है परिभाषित नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो इसका जो तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा वो परिभाषित नहीं कर सकते। चौथे में क्या दे रखा है आपको, बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में उपस्थित है। तो बोल देना कौन से चतुर्थांश में, भाई तीसरे चतुर्थांश में है। जिसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। जो यहाँ पे देखो, ये प्रथम चतुर्थांश होता है और ये सेकंड चतुर्थांश होता है और ये थर्ड चतुर्थांश होता है और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों प्लस के होते हैं। यहाँ पे एक माइनस, पहला वाला माइनस का, दूसरा वाला प्लस का। यहाँ पे दोनों माइनस की वैल्यू होती है और यहाँ पे प्लस का एक होता है और माइनस का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको दिया है -2 और -3 किस चतुर्थांश में होगा, दोनों माइनस के है तो ये आ गया थर्ड चतुर्थांश यानी कि तृतीय चतुर्थांश में इसका आंसर सही होगा। हम बात 5th में आपको दिया गया है ax + by + c = 0।
ये कि कौन सा समीकरण, कौन सा बहुपद है, कौन सा समीकरण है, ये आपको बताना है। तो ये आपको पूछा गया कि कौन सा समीकरण है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है। जब 2 वेरिएबल हो और वेरिएबल की पावर 1 हो, उसको पावर 1 होने के कारण उसको बोलते हैं लीनियर यानी कि रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है यानी 2 चरों वाला रैखिक समीकरण इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। 6 वाले का आंसर हो जाएगा सररेखी बिंदु। ठीक है, तो 6 वाले का आंसर होगा सररेखी, क्योंकि एक ही लाइन पर उपस्थित होने वाले जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सररेखी बिंदु बोलते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड में बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 3/5 में 1/5 को घटाने पर प्राप्त होगा। तो भाई 1/3/5 में से 1/5 को घटाने पे कितना जाएगा? 2/5 आपको मिलने वाला है। तो 2/5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकंड में आपको दे रखा है एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुनी है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत क्या हो जाएगा? हम मान लिए कि क्या है, जो साइकिल की कीमत है कितने है, x रुपये है। तो x में अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी मोटरसाइकिल की कीमत आ जाती है, जो कि कितना है 60,000 रुपये आपको दे रखा है। 60,000 रुपये दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पे 60,000 में क्या करेंगे, 10 का डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा, कितना जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 6,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर पूछा जाएगा बताइए साइकिल की कीमत कितनी थी, तो बोल देना कितना है 6,000 रुपये साइकिल की कीमत थी। 4 में आपको दे रखा है बहुपद में चर की घात सदैव होती है। देखो चौथे में आपको दे रखा है किसी बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है। अगर वो बहुपद होगा तो उसकी पावर ना तो नेगेटिव होना चाहिए ना ही तो डेसिमल होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं चलती है, तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या है जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती है, उसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ वाले का आंसर पूर्ण संख्या। आपको जो 0 से लेके इनफाइनाइट तक लिखी जाए उसको कहते हैं हम पूर्ण संख्या। तो ये ऐसी जो बहुपद की जो पावर होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और डेसिमल में नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर लिखा है ax² प्लस by प्लस c, ये लिखा था, तो यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है, पावर ना ही तो डेसिमल में होनी चाहिए और ना ही बट्टे के फॉर्म में होनी चाहिए और ना ही नेगेटिव में होनी चाहिए। उसे हम कहते हैं हमारा बहुपद। बहुपद का मतलब तभी हुआ जब वेरिएबल की पावर पूर्ण संख्या होती है। फिफ्थ में आपको दे रखा निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदी बिंदु को फिलिंग द ब्लैंक्स कहते हैं। ये सा आप कुछ डायग्राम होता है, इसको बोलते हैं x एक्सिस और ये उसको बोलते हैं हम y। ये x प्लस का है तो यहाँ पे x माइनस का होता है और ये y प्लस का है तो ये y माइनस का होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो x एक्सिस होता है और y एक्सिस होता है, इनको जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जो पॉइंट मिलता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो बिंदु जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। 6 में दे रखा है आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख होता है, सरल रेखा होता है। ठीक है, यानी कि 2 चर वाला समीकरण आप बनाएंगे, आलेख पे खींचेंगे, तो जो ये आलेख खींचेगा तो आपको ऐसे अगर समीकरण दिखेगा, ये होता है जो लाइन होती है इसको रिप्रेजेंट करती है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण को। यानी कि अगर बोला जाए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल देना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 जो है आपको दिया गया है जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक फिलिंग द ब्लैंक्स बनाती है। तो क्या बनाती है भैया, उसको बोल देना कोण बनाती है, यानी कि एंगल बनता है जब हमारे पास 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। कहाँ पे? किरण का अंत बिंदु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आया है सही जोड़ी। सही जोड़ी का फर्स्ट को यहाँ में दे रखा है आपको 0.45 प्लस 0.25 में इन दोनों को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैरी 1 गया, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 और एक कैरी था वो 7 हो जाएगा। इसके बाद में 0 था तो 0, यानी कि 2 संख्या बाद दशमलव है तो यहाँ पे आ जाएगा 0.70 इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 15 4 जा कितना, यहाँ देखो यहाँ पे -4 और इसका मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। 25 में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, यानी कि ये 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक संख्या बाद दशमलव है तो एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा तो कहाँ हो जाएगा दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा, इसका आंसर 10 हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं थर्ड में दिया गया है इन दोनों को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 6 4 10 यानी कि 0 हो जाएगा, कैरी 1, 3 और 6 कितना 9 1 10 0 कैरी 1। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 कितना हो जाएगा ये 3 और साथ ही साथ यहाँ पे ये 4 था तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि 4 देखो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 43.00 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 43 भी आप इसका आंसर बोल सकते हो। अब देखिए 4 का आंसर इसको 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.72। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 7 कितना होता है 105 होता है, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है तो माइनस का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे इतना आ गया, यहाँ पे डेसिमल तो नहीं था तो फिर यही पे इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 में क्या दे रखा है 504
504 में डिवाइड करना है 18 का, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ देखो प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है डिवाइड में, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस का 28 आप डिवाइड करेंगे तो माइनस का 28 फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है सही जोड़ी था, तो फर्स्ट का आंसर ये आ जाएगा, सेकंड वाले का आंसर ये आ जाएगा, थर्ड वाले का आंसर ये आ जाएगा, फोर्थ वाले का आंसर ये हो जाएगा, फिफ्थ वाले का आंसर ये आ जाएगा और सिक्स वाले का आंसर ये आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको दिया गया है एक शब्द में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है मोहन के पास 157 रुपये हैं तथा सरला के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपये अधिक है। भाई सीधा सिंपल सा है, आप 157 में से माइनस कर देंगे कितना, 72 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 85 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 85 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर 85 कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ सेकंड वाला क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज ABC में आपको दे रखा है, त्रिभुज एक ABC है, इसमें BC क्या है, आधार है। यहाँ पे है आपको BC आधार है, और साथ ही साथ आपको बोला है कि AB जो है हमारा वो है परपेंडिकुलर। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो भाई हमको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस कितना दे रखा है BC और हाइट कितना दे रखा है AB, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा 1/2 BC इंटू AB, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 BC इंटू AB, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। में आपको दे रखा है सर्वांगसम आकृतियाँ किसे कहते हैं। सर्वांगसम आकृतियाँ वह आकृतियाँ होती हैं जिनका आकार समान हो और साथ ही साथ उनका माप समान हो, दोनों आकार समान और माप समान होने वाली आकृतियाँ सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ में दे रखा है आपको, फोर्थ में यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे। देखिए प्रत्येक चतुर्भुज यानी चतुर्भुज ऐसा है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या उसने बोल रखी है, बराबर बोल रखी है। ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या आप इसको रेक्टेंगल कह सकते हो, क्या आयत कह सकते हो, क्या नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको एंगल के बारे में नहीं बताया गया है। अगर एंगल के बारे में आपको बराबर बताया गया होता है कि भाई यहाँ पे इसके जो प्रत्येक एंगल है 90 डिग्री हैं और साथ साथ ऐसा बोल देता है कि ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर और समांतर हैं, तो आप ये कह सकते थे कि वो रेक्टेंगल होगा। बट अभी यहाँ पे आप कंफर्मेशन नहीं कह सकते हो कि ये चतुर्भुज आपका रेक्टेंगल यानी कि आयत होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, आयत नहीं कहलाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 6 में दे रखा है आपको, 6 में पूछा गया है यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रक्षेपित करें तो उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजित पर स्थित होता है अथवा नहीं। तो बोल देना भैया स्थित होता है। अब इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पे इसके जो ये सब मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे जो होगा तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता भैया, यही आपसे पूछा गया है। तो ये बोल देना कि हाँ भाई होता है। ठीक है, स्थित होता है। 7 में आपको दे रखा है एक शंकु की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 12-13 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। देखिए एक शंकु है, शंकु इस प्रकार से होता है, तो इसका जो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर दे रखा है यानी कि हाइट दे रखा है, तो ये हाइट दे रखा है और साथ ही साथ ये आपको ये दे रखा है। तो हाइट दे रखा है आपको 12 और ये दे रखा है आपको 13। तो अगर ये 12-13, तो यहाँ पे हमको पता है ट्रिपलेट्स के बारे में हमको पता होता है कि जो पीजीटी लगती है, पीजीटी अगर एक ये 13 है और ये 12 है, चाहे ये 12 हो तो ये ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा। अगर ये 12 होता तो ये ऑटोमेटिक 5 आ जाता है। ठीक है, अगर ये 5 ये 12 होता तो ऑटोमेटिक ये 13 होता है। कैसे निकाला जाता है ये समझ लो। तो ये जो नीचे का ये हमको लंबाई ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, ये 90 डिग्री एंगल बनना, तो यहाँ पीजीटी लगता है। पीजीटी क्या होता है, इसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस ये एच का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये। तो साथ ही साथ यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे नीचे वाली संख्या के इसका इस साइड वाले की स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। 13 का कितना होता है 169 और इसका देखेंगे तो 144 हो जाएगा। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 25। तो जैसे इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे इधर से जाके अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 का अंडर रूट जब बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, यहाँ पे नीचे वाले की वैल्यू का आ जाएगा 5। आपका आंसर सही है। सारी फालतू बातें आपको नहीं ध्यान रखना है। अगर आप पीजीटी आती है तो अच्छी बात है, आप निकाल लेंगे, पर अगर आपको नहीं याद आता है तो आप डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू रखें। फार्मूला ये होता है भैया, अगर आपको रेडियस निकालना है तो इसमें आप क्या करेंगे, एल का स्क्वायर अंडर रूट में एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर कर देंगे। ये आपका रेडियस निकालने का फार्मूला हो गया। अगर आप शंकु में निकालने के लिए बोलेगा तब करेंगे तो ये सारा फार्मूला लगा देना आ जाएगा। जबकि इसका रियल फार्मूला क्या होता है, एल बराबर होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इसका रियल फार्मूला ये होता है। ठीक है,
एक दूसरे के इधर उधर ले जाते हैं तो काम हो जाता है। बट ये सारी चीज़ें समझाने वाली है, जब सिलेबस पढ़ाते हैं तो उसमें समझाया जाता है, यहाँ पे आपको ये नहीं समझाया जाएगा। बाकी आपका ये फार्मूला कहीं जरूरत पड़ेगी तो ये रियल फार्मूला होता है, अगर रेडियस पूछा गया तो ये वाला फार्मूला लगा देना। 7th का आंसर होगा वो 5 सेंटीमीटर, इसका आंसर सही होगा। भाई दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सत्य सत्य बताना है। देखिए आपको फर्स्ट में दिया गया है किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है, तो बात सत्य है, बिल्कुल सत्य भैया। कोई भी प्रायिकता होती है वो 1 से अधिक कभी नहीं होती है। सेकंड में आपको पूछा गया है अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है भैया। जो आपको प्रेक्षण दिया जाता है जो उसमें सबसे ज़्यादा बार वैल्यू रिपीट होती है उसी को हम कहते हैं बहुलक, यानी कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है उसे हम कहते हैं बहुलक, यानी कि मोड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात 2:3 होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है CSA और TSA, अर्धगोले का CSA और TSA का आपका अनुपात पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे TSA और CSA का अनुपात क्या होता है आपको बता दें। देखो CSA का क्या होता है, हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है 2πr² होता है, और इसका क्या होता है 3πr² होता है। πr² से πr² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2:3। किसका आंसर हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। सत्य का थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा 2:3, इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ में क्या दिया है, फोर्थ में दिया है विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र S ब्रैकेट में S इंटू ए, फिर ब्रैकेट में S इंटू बी, ब्रैकेट में S इंटू C दे रखा है भैया, यहाँ पे गलत दे रखा है, यानी कि फोर्थ वाला जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो सत्य नहीं है, वो असत्य। फोर्थ वाले का आंसर असत्य है, बाकी पाँचों के पाँचों आपके क्या हैं सत्य हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 सत्य हैं और ये जो चौथा वाला आंसर है ये आपका असत्य है। ठीक है।